नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं प्रीति। बिहार के सियासी समर में आज चौथे दौर के लिए नामांकन का सिलसिला आज से शुरू होगा। चौथे दौर में 7 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर 1 नवंबर को मतदान होना है। पहले और दूसरे दौर के लिए आज कई दिग्गज चुनाव प्रचार करेंगे। बिहार में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे बिहार के एक ऐसे इलाके की कहानी जहां सरकारी बेरुखी के चलते खेती छोड़ने को लोग मजबूर हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार में चौथे दौर के लिए अधिसूचना आज। 7 जिलों की 55 सीटों के लिए शुरू होगा नामांकन का सिलसिला। 1 नवंबर को होगा मतदान। सियासी दलों ने प्रचार के रण में झोंकी ताकत। वादे दावों के सिलसिले में तेजी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की 3 रैलियां आज। आपत्तिजनक बयान देकर घिरे अमित शाह और लालू प्रसाद यादव और अकबरुद्दीन ओवैसी, तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चुनाव से ऐन पहले पार्टी बदलने का सिलसिला तेज। जेडीयू छोड़ रंजन यादव बीजेपी में शामिल। रह चुके हैं लालू और नीतीश के करीबी। बिहार के सियासी समर में आज चौथे दौर के लिए अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही 7 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस दौर के लिए 14 अक्टूबर तक नामांकन का सिलसिला चलेगा। 15 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चौथे दौर में 1 नवंबर को मतदान होना है। इस दौर में जिन 7 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें पूर्वी चंपारण की 12, मुजफ्फरपुर की 11, पश्चिम चंपारण की 9, सीवान और सीतामढ़ी की 8 सीटें हैं। साथ ही गोपालगंज की 6 और शिवहर की 1 सीट शामिल है। पहले और दूसरे दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया पहले ही संपन्न हो चुकी है। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता रवीन सिंह शिरान। रवीन, चौथे दौर के लिए नामांकन आज शुरू होगा। सरगर्मियां और तेज हैं। किस तरह से अहम है चौथे दौर और उसकी सीटें? देखिए, चौथा दौर जो है वो जुड़ता है बिहार को नेपाल के बॉर्डर से जोड़ने वाला तमाम क्षेत्र रहेगा, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और मुजफ्फरपुर के साथ शिवहर की कुछ सीटें हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासतौर पर क्योंकि चंपारण जो है ऐतिहासिक तौर पर हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा जगह है, जहां पर राष्ट्रपिता ने सबसे पहले 1917 में शुरुआत की थी सत्याग्रह की। किसानों के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा किया था, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो ये उसी जीत का जगह है, सत्याग्रह की भूमि है। और आज जो है यहाँ के किसान, खासतौर पर जब हम घूमे हैं पूरे इलाके में, तो देखा है कि किसान की स्थिति जो बिहार में है वो बहुत नाजुक है। तमाम राजनेता जो है वो किसानों की बात करते हैं। खासतौर पर कृषि मंत्री जो हैं वो भी इसी क्षेत्र चंपारण से आते हैं, जो केंद्रीय कृषि मंत्री आज हैं। और यहाँ पर किसान की स्थिति बहुत खराब है। ये बड़ा अहम मुद्दा इस इलाके का है कि किसान जो है उसके पास जो पैदावार का साधन बहुत कम बच गया है। जो नेचुरल कैलेमिटीज होती है, उसके अलावा सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद मुहैया नहीं हो पा रही है। और बहुत छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं, जिसकी वजह से किसान जो है वो खराब हालत में है, कर्ज में डूब गया है। ठीक इसी तरह की स्थिति जो है जब किसानों पर अत्याचार अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हो रहा था, उस वक्त गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटे थे तो उन्होंने चंपारण से एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था, जिसके बाद नील उगाने वाले किसानों को उनके जो है जुल्म से मुक्ति मिली थी। और देश के आजादी में वो पहला सत्याग्रह के रूप में देखा जाता है, जिसके बाद जो है पूरे देश में एक आजादी को लेकर आंदोलन खड़ा हुआ और देश को आजादी मिली। यहाँ के जो चुनाव के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि इसमें सबसे अहम इलाके आते हैं। खासतौर पर सिवान का जो इलाका है, सिवान एक लंबे समय से जो है सिवान के जो सांसद रहे हैं, हाँ। इस इलाके में वो डर और भय की तरफ इनको देखा गया है कि यहाँ के इलाके में जिस तरह के अपहरण की, लूट की वारदातें होती थी, उस इलाके में। बिल्कुल बिल्कुल रवीन, आपने बताया कि किस तरह से चौथे दौर की जो सीटें हैं वहां के क्या मुद्दे हैं। आज से नामांकन शुरू हो जाएगा, अधिसूचना जारी होगी, नामांकन का सिलसिला चौथे दौर के लिए जारी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रवीन। वहीं बीजेपी प्रमुख अमित शाह के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप में
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लालू यादव ने गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए अमित शाह पर विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। वहीं इसके साथ साथ बीफ मामले को लेकर दिए बयान पर भी अररिया में लालू प्रसाद के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव पर जातिगत बयान देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने राघोपुर की रैली में इस चुनाव को अगड़ी और पिछड़ी जाति के बीच जंग करार दिया था। उधर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। अकबरुद्दीन ओवैसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने बेटों की उम्र को लेकर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल सोमवार को महुआ सीट के लिए उनके बड़े बेटे तेज प्रताप ने नामांकन पत्र में अपनी उम्र 25 साल बताई, जबकि इससे पहले राघोपुर सीट से पर्चा भरते वक्त छोटे बेटे तेजस्वी ने 26 साल उम्र लिखी। राजनीतिक विरोधी अब सवाल उठा रहे हैं। हालांकि आरजेडी की तरफ से सफाई दी गई है। मतलब नहीं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के नामांकन पत्र में भरी उम्र अब सवालों के घेरे में है। सोमवार को महुआ सीट से नामांकन भरते हुए तेज प्रताप ने अपनी उम्र 25 साल बताई है, जबकि इससे पहले राघोपुर सीट से नामांकन करते हुए छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने अपनी उम्र 26 साल बताई थी। विवाद उम्र को लेकर है। राजनीतिक विरोधी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। जब बड़ा भाई तेज प्रताप 25 साल के हैं तो तेजस्वी 25 से कम के हैं और वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। मैंने हमेशा कहा कि दोनों मेरे छोटे भाई हैं, बट अब मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मेरे छोटे भाई में से सबसे छोटा भाई कौन है। मीसा भारती थी, उन्हें लड़ा लेती। इतना उतावलापन क्या था? इस तरह के सवाल उठने के बाद छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर सफाई दी। उन्होंने लिखा, उम्र विवाद की शुरुआत क्लरिकल मिस्टेक से हुई है। मेरी वास्तविक आयु 26 वर्ष है, जैसा कि हलफनामे में दी गई है। मेरे बड़े भाई तेज प्रताप यादव की वास्तविक उम्र 27 साल है, परंतु चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए मतदाता पहचान पत्र में उनकी उम्र टाइपिंग त्रुटि की वजह से 25 वर्ष अंकित हो गई थी। चूंकि मतदाता पहचान पत्र में उनकी उम्र 25 साल है, इसलिए चुनाव आयोग पहचान पत्र को ही मानक मानते हुए उसमें अंकित जन्म तिथि का ही आवेदन करते समय उल्लेख करना अनिवार्य होता है। ये सब नियमों के अनुरूप हुआ है, अतः इस बात को अकारण तूल देना अपरिपक्वता है। रोल जो वोटर लिस्ट पर वोटर उम्र है, दैट इज द वायलेट, दैट इज द फाइनल। कहाँ क्या है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। ये फजुल्ला जो अज्ञानी लोग चला रहा है बिल्कुल जायज है, लीगल है, जो उम्र है वही है। कोई डिस्प्यूट ही नहीं है भैया। जो वोटर लिस्ट में जो होता है वही पर्चे में भरना पड़ता है, एफिडेविट में भरना पड़ता है, जो करके हम लोगों ने भरने का काम किया है। इसमें गलत क्या है? लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों के राजनीतिक करियर की शुरुआत इसी चुनाव से हो रही है। दोनों पार्टी के टिकट पर राघोपुर और महुआ से उम्मीदवार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के अरावल जिले में रैली करते हुए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण की बात कही है। लालू प्रसाद का कहना था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो ठेकेदारी में 50 लाख रुपए तक का ठेका पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित कर देंगे। इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव ने राघोपुर की रैली के दौरान इस चुनाव को पिछड़ी और अगड़ी जाति के बीच जंग करार दिया था, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। हमारा सरकार बनेगा, देखो 60% युवक 100 में 60 पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ा जाति के दलितों को 50 लाख से कम का जो ठेका होगा सरकारी, ये हम रिजर्व कर देंगे आपके लिए। और हमारे साथ संवाददाता रवीन सिंह शिवरान जुड़े हुए हैं। रवीन, कल नई एफआईआर दर्ज की गई है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ और साथ ही हमने देखा अकबरुद्दीन ओवैसी और अमित शाह का नाम भी आ रहा है। आपत्तिजनक बयानों का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि पहले से एफआईआर दर्ज है, उसके बाद भी ये सिलसिला जारी है।
लगातार एफआईआर हो रही है। लालू प्रसाद यादव पर दूसरी एफआईआर है और अमित शाह पर यह पहली एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा अकबरुद्दीन ओवैसी, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और साथ ही साथ जो एसपी है उस जिले के, उन्होंने आदेश दिया है कि अकबरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी तुरंत की जाए, क्योंकि ये जो है धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला है। चुनाव में किसी भी तरीके से लामबंद करने की जो कोशिश की जाए, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, उसको गैर कानूनी माना जाता है और उसमें भारतीय दंड संहिता के तहत उसमें दंड का प्रावधान है। अमित शाह के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें सेक्शन भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 504, 505 के तहत मामला दर्ज हुआ है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का वायलेशन का भी जिक्र उसमें किया गया है। इन अलग अलग धाराओं की वजह से अगर अमित शाह पर ये तमाम आरोप ट्रायल कोर्ट में प्रूव होते हैं ट्रायल के बाद, तो इसमें कम से कम 5 वर्ष तक की सजा की प्रावधान है। और लालू प्रसाद यादव और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए हैं अलग अलग धाराओं के तहत, उनमें 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लेकर आज तक लगातार जो है इस तरह के बयानबाजी जारी है। चुनाव आयोग कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस पर लगाम लगाई जाए, ताकि जो सद्भावना है चुनाव के दौरान बनी रहनी चाहिए जो समाज के अलग अलग हिस्सों में, उस पर कोई असर ना पड़े। लेकिन राजनेता जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वोट हथियाने के लिए जो भी हथकंडे अपनाए जाएं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपनाएं और इसी वजह से चुनाव आयोग को अब सख्ती से पेश आना पड़ रहा है और लगातार एफआईआर भी दर्ज करवानी पड़ रही है। और ये एक बड़ा मामला, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी पर ठीक इसी तरह का मामला जो है वो आदिलाबाद के एक भाषण में, तेलंगाना जो हैदराबाद में है, वहां पर दिया गया था। उसके बाद इनको जेल भेजा गया था। अब ये जेल में जमानत पर रिहा है और जमानत पर रिहा होने के बाद जब इन्होंने पहली रैली को यहाँ संबोधित किया है, उसमें फिर से वही बात कहना जो है कहीं न कहीं दर्शाता है कि इनको जो है वोट के लिए जिस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं चुनाव में, किसी भी तरह से कानून का भय नहीं है। और रवीन, यही विडंबना है कि लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन उसके बाद भी नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं लग रही है। लालू प्रसाद यादव पर अगड़ी और पिछड़ी जाति को लेकर पहले से एफआईआर दर्ज है और उसके बाद एक बार फिर वो ठेकेदारी में दलितों को आरक्षण देने की बात कह रहे हैं। देखना है कि इन एफआईआर का असर कितना होता है। चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करता है तो क्या उसका असर कुछ होता है, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवीन, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बिहार में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। अमेरिका से लौटने के बाद राहुल पहली बार रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी पहली रैली बेगूसराय के बछवाड़ा, दूसरी रैली शेखपुरा के बारभीगा और तीसरी रोहतास के चिनारी में होगी। बेगूसराय और शेखपुरा में 12 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि सासाराम में 16 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वहीं पहले दौर के मतदान में अब महज 1 हफ्ता बचा है। ऐसे में बीजेपी ने प्रदेश में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कल पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित कई नेताओं ने अलग अलग जिलों में रैली की। बीजेपी ने जहां एक तरफ महागठबंधन पर निशाना साधा, वहीं सूबे की जनता को यह भरोसा भी देती नजर आए कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो प्रदेश का कायापलट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की समर्थक है, उस पर कोई पुनः विचार नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जिस बुनियादी सुविधाओं की आस में है वो बीजेपी ही मुहैया करा सकती है। उन्होंने स्पेशल पैकेज का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी यहाँ के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आज तक सोनिया मनमोहन की सरकार ने नहीं दिया था, लालू यादव की सरकार ने नहीं दिया था, आप नहीं ला पाए। वो बिहार की जनता का अधिकार मोदी जी प्रणाम कर कर बिहार की जनता को देने के लिए आए। औरंगाबाद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी रैली में नीतीश कुमार और लालू यादव पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस को भाई भतीजावाद फैलाने वाला करार दिया। लोहिया जी ने कभी अपने बेटे को, अपने बेटियों को टिकट नहीं दिलाया, कभी रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिए, तो समाजवाद के विचार के आधार पर इस देश के भविष्य के लिए उनने कार्य किया। यहां तो पत्नी को टिकट दो, 2 बेटे को टिकट दो, बेटी को टिकट दो, अपने गांव में सभी रिश्तेदारों को टिकट दो। दोनों नेताओं ने कहा कि सत्ता में आने पर एनडीए बिहार की तस्वीर बदल देगी। दूसरी तरफ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने कहा कि प्रदेश की तरक्की के लिए ठोस योजनाएं बनाई जा रही हैं।
सुशासन और विकास के मुख्य धारा में लाने का एक ब्लूप्रिंट बनाई है और उसके बारे में बिहार के आम जनता के साथ हम संवाद में लगे हुए हैं। बीजेपी ने महागठबंधन पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि अगर नीतीश लालू की सरकार बनती है तो प्रदेश में लंबे समय तक विकास की दस्तक सुनाई नहीं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव में प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कल कई रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान का पलटवार किया तो वहीं जंगल राज के आरोपों पर भी केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया मार्गदर्शक मंडल बना के। मुरली मनोहर जोशी जी का भी वही हाल किया। तो ये अपने बुजुर्गों का तो सम्मान नहीं करते हैं, हमको कहता है अहंकारी। और तो बिहार के मुख्यमंत्री का यह पलटवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों पर था। हम अहंकारी हैं। गया के टिकरी में चुनाव रैली में नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हम बिहार में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी से पैदा हुए, हमारा डीएनए गड़बड़ है। अरे हम लोगों का इतिहास गौरवशाली है। 2014 का जो आंकड़ा प्रकाशित है उसके मुताबिक अपराध के दर में 1 लाख की आबादी पर जो अपराध होते हैं उस हिसाब से बिहार का नंबर अपराध के मामलों में 22वां है। और मालूम है पहला नंबर किसका? पहला नंबर दिल्ली। केंद्र सरकार के नाक के नीचे देश में सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है। भूमि अधिग्रहण बिल और आरक्षण के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार ने बीजेपी और आरएसएस की तीखी आलोचना की। इनके गुरु हैं आरएसएस के लोग। आरएसएस ने कहा आरक्षण की समीक्षा होगी, मतलब साफ है, जो दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को आरक्षण का हक मिला है, अगर बीजेपी को ताकत मिलेगी तो उस आरक्षण की समीक्षा करके उसको समाप्त करेंगे। जमीन छीनने का कानून इन्होंने लाया, बिहार के चुनाव के डर से उसको वापस ले लिया। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने गरीबों को उच्च शिक्षा और रोजगार देने के भी कई वादे किए ताकि वो आगे रोजगार तलाश सके। नीतीश कुमार ने मंगलवार को भागलपुर, रजौली और नवादा में कई जनसभाओं को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे दिखाएंगे हाजीपुर में क्यों केले की खेती छोड़ने को मजबूर हैं किसान। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बिहार चुनाव में दल बदलने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में महागठबंधन को एक और झटका लगा है। पाटलिपुत्र से जेडीयू के पूर्व सांसद और 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव के खासम खास माने जाने वाले रंजन प्रसाद यादव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 70 साल के रंजन प्रसाद आरजेडी से 2 बार राज्यसभा सांसद, जबकि 15वीं लोकसभा में पाटलिपुत्र से जेडीयू का नेतृत्व कर चुके हैं। बिहार कांग्रेस मीडिया प्रभारी चंदन यादव ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता की नहीं बल्कि विचारों की राजनीति करती है। राज्यसभा टीवी संवाददाता नीलू व्यास ने उनसे कांग्रेस और महागठबंधन के समीकरणों पर खास बातचीत की। कि जेडीयू आरजेडी का जो ग्रैंड अलायंस है, इसमें कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए नहीं करती है। हमारा एक वैचारिक संघर्ष भी है और उसी वैचारिक संघर्ष को, प्रतिबद्धता को बढ़ाते हुए हमने बिहार में अलायंस किया। पार्टी का पॉलिटिकल रेलेवेंस है, द फाइट फॉर द पॉलिटिकल रेलेवेंस, वो चीज नहीं आ रही। नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि कभी कभी
अगर मल्टीपल बीमारी से कोई ग्रसित हो, भारतीय जनता पार्टी अगर मल्टीपल बीमारी से ग्रसित है तो हमें बीमारी को प्रायोरिटाइज करना है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक लोगों की आशाएं, इसको एक विचारधारा को लेकर के कांग्रेस का यूएसपी एक विचारधारा भी है। क्लीन इमेज, करप्शन फ्री पार्टी, इस तरह से जो एक बोला गया था कि नहीं हम करप्ट कैंडिडेट्स के साथ नहीं खड़े होंगे। कांग्रेस को क्या इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है आरजेडी के साथ अलायंस करने की? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी के साथ अलायंस किया है। लालू जी तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप बीजेपी का देख लीजिएगा, आपके कैबिनेट में, मोदी जी के कैबिनेट में कितने क्रिमिनल चार्जेस के मंत्री हैं वहां पर। एक तो रेप केस में निहाल चंद जी भागे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना है। हमने पहले ही कहा कि हमारा जो गठबंधन है वो एक पार्टी से है। लालू जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो राजद के लीडर हैं। आप बताइए, हम जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें से कौन से क्रिमिनल है? मोदी जी ने कहा था कि हम पार्लियामेंट को क्रिमिनल से साफ करेंगे, एक स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, तमाम चीजें उन्होंने प्रॉमिस किया था। जो पूरी ये पोस्टर वॉर है जो देखने में आ रही है, ग्रैंड अलायंस वर्सेस एनडीए। ग्रैंड अलायंस में नीतीश कुमार जी ने अपना चेहरा ही शुरू में पोस्टर्स में दिखाया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं अलायंस को प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चेहरे भी दिखाए। तो आप लोगों ने कुछ उनसे कहा, अपनी कोई प्रतिक्रिया उनसे जाहिर की, या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ नीतीश जी का चेहरा जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि जब फॉर्मली अलायंस हो जाता है, जब महागठबंधन बना, उससे पहले तो सब हम लोग अलग अलग पार्टी थे, तो हमने भी अलग पोस्टर लगाए, लालू जी भी ने लगाया और नीतीश जी ने लगाया। जब हमारा महागठबंधन शेप ले लिया, फॉर्मल अनाउंसमेंट हो गया, तब से जो हमने पोस्टर लगाए उसमें नीतीश जी का चेहरा है, लालू जी का चेहरा है, और जब उन्होंने लगाया तो चुनाव के समय हमारा एक गठबंधन है। बिहार का हाजीपुर इलाका केले की फसल के लिए मशहूर है, लेकिन केला उत्पादक सरकार की बेरुखी से नाराज हैं। सरकारी सहायता और प्रोत्साहन नहीं मिलने की वजह से किसान केले की खेती छोड़ने को मजबूर हैं। यही वजह है कि हाजीपुर में केला चुनावी मुद्दा बन रहा है। पटना से हाजीपुर के रास्ते में गंगा नदी के पुल से केले के खेतों का नजारा साफ दिखता है। जहां तक नजर जाती है केले ही केले की फसल नजर आती है। हाजीपुर में केला किसानों के लिए जीविका का साधन है। हाजीपुर में केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है और इसका निर्यात भी किया जाता है, लेकिन केला पैदा करने वाले किसान सरकार की बेरुखी से नाराज हैं। सरकारी खाता क्या मिलेगा यहाँ पे? कुछ नहीं। एक साल हुआ था कि आंधी वगैरह आया था और पानी वगैरह, तो उसमें बता तो कुछ पैसे मिले थे बस, और जितना नुकसान होता थोड़ी मिलता है। एक पर मान लिया कि 1/4 मिला, अगर 4 इंच बर्बाद हुआ तो 1/4 मिला उसका, इससे ज़्यादा थोड़ी मिलता है। कभी वर्षा न हुआ तो पानी पटाना पड़ता है, हम लोग को क्षति होता है केला का। उसको बाद है सर, एक बार बढ़ती अंधर में टोटल केला टूट गया, तो सरकार ने समझिए 2 आना हम लोग को माने पैसा दिया, बाकी माने हम लोग को ऐसे रह गया। केले से फल के अलावा ये किसान उसके तने से रेशा और रेशों से कपड़ा बनाकर भी रोटी रोजी कमाते हैं। केले से खाद भी बनती है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ इसे लेकर कोई उद्योग नहीं है। प्रॉफिट है नहीं, इसलिए दिक्कत हर किसान को है, समस्या गंभीर है। सरकारी मदद मिले तो अच्छा रहेगा। हाजीपुर में केले की खेती खूब होती है, लेकिन यहाँ के किसान सरकारी मदद की उम्मीद करते हैं। यही वजह है कि हाजीपुर में केला चुनावी मुद्दा नजर आ रहा है। हाजीपुर के किसान के लिए केला सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये न केवल उसकी आय का स्रोत है, बल्कि यहाँ की पहचान के रूप में भी केले को जाना जाता है। लेकिन यहाँ का किसान अब केले की खेती से दूर हो रहा है, क्योंकि अब उसमें कमाई का वो पहले वाला साधन नहीं रहा, और दूसरी बात, सरकार की तरफ से भी किसी तरह की सहायता न मिल जाने के कारण अब किसान केले की खेती छोड़कर वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश कर रहा है। सरकार को जरूरत है कि यहाँ के किसानों की मदद करे, ताकि ये लोग परंपरागत तौर पर उगाए जाने वाले केले को आगे बढ़ा सकें। हाजीपुर से प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। गया जिले की 10 विधानसभा सीटों में एक अहम सीट है बाराचट्टी। आरक्षित सीट बाराचट्टी पर इस बार एनडीए और महागठबंधन की 2 महिला प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। महागठबंधन की उम्मीदवार समता देवी और एनडीए की सुधा देवी
वोटरों को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बाराचट्टी विधानसभा सीट पर महागठबंधन की उम्मीदवार समता देवी पर इस बार दोहरी जिम्मेदारी है। वही पत्थर तोड़ती थी भागवती देवी। 2010 के चुनाव में आरजेडी की समता देवी को जेडीयू की ज्योति देवी ने 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया था, लेकिन इस बार महागठबंधन ने जेडीयू की मौजूदा विधायक ज्योति देवी का टिकट काटकर आरजेडी की समता देवी पर भरोसा किया है। समता देवी अब बाराचट्टी की तस्वीर बदलने का दावा कर रही हैं। जीत जाने के बाद सबसे पहले मेरे के यहाँ सुविधा बिजली का नहीं है, बहुत ऐसे गांव में नहीं गई है और वहाँ सब बिजली लाने का काम करेंगे। बहुत ऐसे जगह है रोड नहीं है, रोड बना के बिजली की व्यवस्था, जब बिजली की व्यवस्था होगा तो किसानों के ऑटोमेटिक विकास होगी। दूसरी बात रोड नहीं है, रोड बनवाने का काम करेंगे। समता देवी के खिलाफ एनडीए ने सुधा देवी को उतारा है। सुधा देवी सुबह 5 बजे से ही प्रचार के लिए निकल पड़ती हैं। सुधा देवी गया से बीजेपी सांसद हरि मांझी की बहू हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी बाराचट्टी से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार ये सीट एनडीए के घटक एलजेपी के खाते में है। इस वजह से सुधा देवी एलजेपी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बाराचट्टी में कोई विकास नजर ही नहीं आया, जो करना चाहिए था विधायक को बिल्कुल नजर नहीं आता। मैं चाहती हूँ अगर मैं बन जाती हूँ तो वहाँ से सबसे पहले तो रोड सही करूंगी, बिजली का साधन करूंगी और सिंचाई का सीजन करूंगी। बाराचट्टी का इलाका पशु बाजार के लिए मशहूर है। यहाँ मंगलवार को पशु पक्षियों का बाजार लगता है, जहाँ सैकड़ों लोग पशु पक्षियों को खरीदने बेचने आते हैं। लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी से लोगों का जीवन दुश्वारियों से भरा है। इस चुनाव में सड़क, बिजली, पानी के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है। हमारा पूरा क्षेत्र जितना है, हम लोग का पहाड़ी क्षेत्र है मैडम, पीने के लिए पानी नहीं। 250-300 फीट पानी हमारे यहाँ बोरिंग होता है, लेकिन पानी नहीं निकलता। हमारे यहाँ सबसे दिक्कत पानी और रोड नहीं। दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को बाराचट्टी में मतदान होगा। यहाँ के महादलित वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए उम्मीदवार पूरा जोर लगा रहे हैं। बाराचट्टी इलाका अपने इस पशु बाजार के लिए काफी प्रसिद्ध है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। वहीं जानवरों के डॉक्टरों की कमी भी इन्हें खलती है। प्रत्याशी जहां विकास का दावा कर रहे हैं, वहीं जातीय समीकरणों पर भी ध्यान दे रहे हैं। बाराचट्टी से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ लोकतंत्र में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।